Assalamu alaikum, class 2. I hope that all of you are perfectly fine after the Eid holidays. Today we will start the third unit and we will discuss the first part of this unit, and the name of unit is keyboard. So let us start the reading. Page number of the book is 24 and the name of unit is keyboard. A keyboard is a device that consists of a number of keys. कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर काफ़ी सारी कीज़ मतलब बटन्स मौजूद होते हैं. इट हेल्प्स अस टू टाइप, गिव कमांड्स, प्ले गेम्स एंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. इसकी मदद से हम लोग टाइपिंग कर सकते हैं, हम अपना नाम लिख सकते हैं. जैसा कि आप लोगों ने लैब्स में देखा होगा कि हम लोग टाइपिंग करते हैं और पेंट के ऊपर हम लोग अपना नाम भी लिखते हैं, अपनी क्लास का नाम भी लिखते हैं. इसके अलावा कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग वीडियो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं. वी टाइप ऑन अ कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द कीज ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लैब में भी ये काम करते हैं कि कीबोर्ड के बटन्स को हम लोग प्रेस करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें मॉनिटर स्क्रीन पर नज़र आता है कि हम लोग क्या टाइप कर रहे हैं, नाम लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं. इसके अलावा और भी बहुत कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं. Whatever we type on the keyboard appears on the monitor. बिल्कुल ठीक बात है. जो कुछ भी हम कीबोर्ड की मदद से टाइप करते हैं वो हमें सामने स्क्रीन पर नज़र आ जाता है. Now on the next page, which is page number 25, cursor control keys. Cursor control keys कौन सी होती हैं? A cursor is a small blinking line on the monitor that shows the position of next letter or number to be entered. Dear students, जब हम लोग कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो आप लोगों को मॉनिटर पर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ब्लिंकिंग करती हुई नज़र आती है. वो इस चीज़ को शो कर रही होती है कि यहाँ से आगे आपने नेक्स्ट लेटर या नंबर को टाइप करना है. द कर्सर कंट्रोल कीज़ आल्सो कॉल्ड एरो कीज़ आर यूज्ड फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द मॉनिटर. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस चीज़ का पता है कि 4 कीज़ जो कि कीबोर्ड के राइट बॉटम साइड पे बनी होती हैं, जिन्हें हम एरो कीज़ भी कहते हैं. आप लोग अक्सर एरो कीज़ की हेल्प से वीडियो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं. उनकी हेल्प से हम लोग कर्सर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. द एरोज मार्क्ड ऑन द कीज़ शो द डायरेक्शन इन विच द कर्सर मूव्स व्हेन दोज कीज़ आर प्रेस्ड. इन कर्सर कंट्रोल कीज़ के ऊपर जो एरोज मौजूद हैं उनकी हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि हमने कर्सर को लेफ़्ट मूव करना है या कर्सर को राइट मूव करना है, या डाउन एरो की हेल्प से हमने कर्सर को बॉटम लाइन पर लेके जाना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट 3 का फर्स्ट पार्ट है. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन वी विल रीड द रिमेनिंग हाफ यूनिट. अप टिल देन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क अस इन द व्हाट्सएप. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2. Today we will discuss the third and last part of this unit. The name of unit is keyboard and we will start from page number 27. So let us start the reading. Numlock key. If you want to use the numeric keypad on the right side of the keyboard, the numlock key should be on. The numeric keypad and numlock key are shown below. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कंप्यूटर में नंबर्स को एंटर करना है तो उसके लिए कीबोर्ड के राइट साइड पर एक नम लॉक की मौजूद होती है. उसको प्रेस करेंगे तो नम लॉक की एक लाइट वो ऑन हो जाएगी कीबोर्ड पर, और उसके बाद आप नंबर्स को आसानी से एंटर कर सकते हैं. द नेक्स्ट की इज़ शिफ्ट की. द शिफ्ट की इज़ यूज्ड अलोंग विद अदर कीज़. शिफ्ट की दूसरी कीज़ के साथ मिल के काम करती है.
डियर स्टूडेंट्स, शिफ्ट की कभी भी अकेले काम नहीं करती। शिफ्ट की कीबोर्ड पर मौजूद दूसरी कीज के साथ मिलके कोई ना कोई फंक्शन करती है। देयर आर टू शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड एंड बोथ ऑफ देम हैव द सेम फंक्शन। एक कीबोर्ड पर दो शिफ्ट कीज मौजूद होती हैं। एक कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है और एक कीबोर्ड में एंटर की के नीचे शिफ्ट की मौजूद होती है। इन दोनों कीज के फंक्शन बिल्कुल सेम होते हैं। When you want to type the upper symbol on any of the keys, use the shift key. अगर आपने टाइपिंग के दौरान एक लेटर को कैपिटल करना हो, फॉर एग्जांपल आपके नेम का पहला लेटर अगर कैपिटल करना हो तो आप शिफ्ट की के साथ उस लेटर को प्रेस करेंगे तो वो लेटर कैपिटल आपको डिस्प्ले होगा। इसके बाद इफ़ यू वांट टू टाइप दिस सिंबल, इसके अलावा अगर आपको डिफरेंट सिंबल्स स्क्रीन पर डिस्प्ले करने हैं तो उसके लिए भी आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और जिस सिंबल को आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो सिंबल आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टैब की। द टैब की इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। टैब की आपके कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पर मौजूद होती है। इट मूव्स द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप दो लेटर्स के दरमियान टैब की को प्रेस करते हैं तो उनके दरमियान मल्टीपल स्पेसेस जनरेट हो जाती हैं। इसमें ये देखें कि इट मूव्स द कर्सर टू द राइट बाय मैनी स्पेसेस। टैब की मॉनिटर की स्क्रीन पर कर्सर को काफ़ी स्पेसेस देकर राइट साइड पे मूव कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना नेम लिखा है और उसके बाद आप टैब की प्रेस करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर बुक पर भी देख रहे हैं, जैसे ही आपने टैब की प्रेस की आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान बहुत सारी स्पेसेस जनरेट हो गई हैं और आपका कर्सर राइट साइड पे मूव कर गया है। नेक्स्ट की इज एस्केप की। द एस्केप की इज यूज्ड टू क्लोज अ मेन्यू और अ डायलॉग बॉक्स। एस्केप की मेन्यू या डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। एस्केप की कीबोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव क्लिक्ड द स्टार्ट बटन बाय मिस्टेक and do not want to work with the start menu, just press the escape key and the menu will disappear. फॉर एग्जाम्पल अगर गलती से आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया है और आप वहाँ पर कोई काम नहीं करना चाहते तो आप एस्केप की को प्रेस करें और उसके बाद जो मेन्यू आपको डिस्प्ले होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। सो एस्केप की का फ़ायदा ये है, इसकी हेल्प से आप स्क्रीन पर मौजूद डिफरेंट मेन्यूज़ को क्लोज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द एक्सरसाइज एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। आप लोग अपना बच्चों, अब आपने सीख लिया एडिशन सम with grouping, without grouping and regrouping or with grouping. Now this is the sum. It has a story. इसमें एक स्टोरी है। जो इस तरह के सम होते हैं इनको या तो स्टोरी सम्स कहते हैं या फिर इनको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। The sum is this. Ahmed has 45 candies. Amna gave 39 candies to Ahmed. How many candies Ahmed has altogether now? पहले अहमद के पास 45 कैंडीज़ थी, आमना ने उसे 39 कैंडीज़ दे दी, तो अब अहमद के पास कितनी कैंडीज़ हो गई। बच्चों, अब हमें कैसे पता कि हमें इसको एडिशन ही इसकी करनी है। हम इसको सबट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। हमें इस तरह पता चला कि इसमें जो कीवर्ड है दैट इज़ ऑल टुगेदर। अगर ऑल टुगेदर आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एडिशन का सम बनाएंगे। हाउ टू सॉल्व दिस सम नाउ? फर्स्ट आई विल राइट वंस एंड tens.
क्योंकि यहाँ दो नंबर हैं, एक वंस का नंबर है, एक टेंस का नंबर है, दैट्स व्हाई आई हैव ओनली रिटन वंस एंड टेंस। वंस नंबर इज, सबसे पहले वाला नंबर कौन सा है, ये वाला है 45। ओके, I will put plus sign here because I know that there is all together, and the next number is 39. Again this sum is of regrouping sum, regrouping का sum है ये। अब 5 और 9 कितने होते हैं, 5 और 9 होते हैं 14। 14 का मैं यहाँ इधर लिखूँगी, इसको फिर उसके ऊपर वंस लगाऊंगी और टेंस लगाऊंगी। अब 4 वाला नंबर जो है वंस का नंबर है वो वंस के नीचे लिखूंगी, और जो टेंस वाला नंबर है वो मैं टेंस के ऊपर कैरी दे दूंगी। 4 और 1 5, 5 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 8 होते हैं। ओके, सो दिस सम इज़ कॉल्ड स्टोरी सम, एंड द की वर्ड, by the keyword we know that is all together. There are so many keywords for the addition, but because I have written this all together here, so I have explained this. Now enjoy the video, do the work and send it to the groups. Good, have a good time till then. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine. My dear kids, our today's maths topic is addition of 2-digit and 3-digit numbers. Addition means to make more, to add something in. एडिशन का मतलब होता है ज़्यादा बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ आई हैव रिटन हेयर 5 एंड आई हैव पुट द साइन ऑफ दिस एंड आई हैव add 7 more number in 5. How many total numbers I will have? I will have more numbers. 5 plus 7 is equal to 12. Is equal to 12. So by addition we got big number. हमारे पास एक बड़ा नंबर आ गया, ज़्यादा नंबर आ गया। पहले अगर मेरे पास 5 थे और आपके पास 7 थे तो आपके पैसे भी कम, आपके नंबर्स भी कम थे और मेरे नंबर्स भी कम थे। अब दोनों के नंबर्स मिला के कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। दैट इज़ बिग नंबर। ओके, वी विल डू टुडे 2-digit नंबर्स। ये कितने डिजिट नंबर हैं, ये किसकी हमने एडिशन की है, हमने ये वंस की एडिशन की है। किसकी एडिशन की है, वंस की एडिशन की है, वंस की, सिंगल नंबर्स की है। अब हम करेंगे 2-digit नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू राइट हियर 53 प्लस 25। हम एडिशन हमारा मैथ्स का जो काम है, मैंने आपको पहले नंबर प्लेस वैल्यू का भी बताया था कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं। हमारी एडिशन भी इसी तरफ से शुरू होती है, हमारी सब्ट्रैक्शन भी इसी तरफ से शुरू होती है, मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरफ से शुरू होती है। प्यारे बच्चों, अगर आप पहले इधर से कर लोगे और फिर इधर से करोगे, दैट विल बी रॉन्ग, यू विल गेट रॉन्ग आंसर। सो 5 + 3 इज़ इक्वल टू 5 में 3 मोर ऐड किए तो कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। ओके, आई एम राइटिंग हेयर 8। उसके बाद 5 में 2 ऐड किए तो कितने हो जाएंगे, मेरे पास कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो माई नंबर इज़ नाउ 78. My number is now 78. Now this is called this addition is called without grouping. This addition is called without grouping. GROUPING, grouping. This addition is without grouping बच्चों। ग्रुपिंग का मतलब ये है कि यहाँ 5 + 3 + 5 अगर हैं तो यहाँ 8 आया तो हमने 8 का 8 इधर ही लिख दिया है। ओके, हमने यहाँ 7 का 7 फुल आंसर लिख दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ विद ग्रुपिंग। नाउ आई एम गोइंग टू डू 2-digit एडिशन विद ग्रुपिंग। 2-digit एडिशन विद ग्रुपिंग। 2-digit एडिशन, 2-digit एडिशन with grouping. That is, I am writing here, if I am writing here
69 प्लस 24। अब 9 में अगर 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। क्या आएगा हमारे पास? 13। मैं 13 को यहाँ साइड पे रख लेती हूँ। 13 को मैं किधर रख लेती हूँ? मैं साइड पे रख रही हूँ। 13 को मैं किधर रख रही हूँ? साइड पे रख रही हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ हमने फिर 1s और 10 से स्टार्ट करना है। आपको पता है ना हमारा ये रूल है कि हम कोई भी कुछ भी काम 1s और 10 से स्टार्ट करते हैं। सो हमने पहले 1s का नंबर नीचे लगाना है। जो ये 1s वाला नंबर है वो नीचे लगाना है। ये जो ये 10s वाला नंबर है ना, वो हमने इसको कैरी दे देना है। हमने क्या करना है? इसको क्या कर देना है? हमने इसको कैरी दे देना है, इसकी ग्रुपिंग कर देनी है। अब 6 + 1 7, 7 और 2 9। दिस इज़ कॉल्ड एडिशन विद ग्रुपिंग। दिस इज़ कॉल्ड एडिशन विद ग्रुपिंग। इसको कहते हैं एडिशन ग्रुपिंग के साथ करना। ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस is is used for single noun or for the pronoun. For example, वो कार है, that is a car. For example, वो कार है, that is a car. that वो, is है, a कार एक कार। इस सिंगल नाउन के लिए यूज़ होता है या प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है? जैसे कि वो लड़का है, ही इज़ अ बॉय। अब मैंने ही जो है वो आई यूज्ड प्रोनाउन। क्लियर? आलिया इज़ अ गर्ल, आलिया लड़की है। अहमद इज़ अ बॉय, अहमद एक लड़का है। इज़ सिंगल नाउन या प्रोनाउन के साथ व्हाट डू वी यूज़? वी यूज़ इज़। आफ्टर इज़ आर कम्स, आर आता है। इसके बाद इज़ जो है वो एक चीज़ के लिए यूज़ होता है, आर जो है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए, ज़्यादा नाउन के लिए और प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है। अब प्रोनाउन ज़्यादा, अगर 2 नाउन्स होंगे तो उनका प्रोनाउन क्या होगा? उनका प्रोनाउन होगा दे। जैसे कि अगर आलिया और अहमद हैं तो आलिया और अहमद 2 नाउन हैं और वो उनका प्रोनाउन जो है वो दे है। जैसे कि वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं। वी आर गर्ल्स, हम आर हैं, गर्ल्स लड़कियां, हम लड़कियां हैं। आर इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन्स, 2 नामों के साथ या दो नामों के साथ यूज़ होता है, नाउन के साथ यूज़ होता है या प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है। उन प्रोनाउन के साथ जो 2 नाउन का जो प्रोनाउन होता है उनके साथ यूज़ होता है। ओके, जैसे अहमद एंड आई कब आता है? वर का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब थे। वर जो है वो 2 नाउन्स के साथ आता है या 2 प्रोनाउंस के साथ आता है। या तो ये 2 नाउन्स के साथ आता है या फिर ये 2 प्रोनाउंस के साथ आता है। जैसे कि 2 कौवे प्यासे थे, 2 crows were thirsty, 2 crows were thirsty, 2 crows were thirsty, 2 कौवे प्यासे थे। 2 crows कौवे, were थे, thirsty प्यासे, 2 कौवे प्यासे थे। ओके माय डियर किड्स, क्लियर? इफ़ यू आर नॉट क्लियर यू पीपल कैन आस्क। आप लोग बहुत आराम से, आप लोग यू फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। आप लोग ग्रुप में मैसेजेस कर लिया करें, वॉइस नोट कर दिया करें कि मैम हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही, आप हमें दोबारा एक्सप्लेन कर दें। वी आर हेयर फॉर यू। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू हैज़ एंड हैव। हैज़ इज़ यूज्ड फॉर सिंगल नाउन। सिंगल नाउन, वन नाउन, एक नाउन के साथ यूज़ होता है। वन नाउन, या तो ये वन नाउन के साथ यूज़ होता है या फिर ये प्रोनाउन के साथ, वन प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आलिया के पास कौवा है, आलिया के पास कौवा है। आलिया हैज़ अ क्रो, आलिया के पास कौवा है। किसके पास कौवा है? आलिया, मैंने एक लड़की का नाम लिया, आलिया हैज़ अ क्रो। अहमद के पास बॉल है, अहमद हैज़ अ बॉल, अहमद एक लड़का है। ओके, या फिर उस लड़के के पास बॉल है,
उस लड़के के पास बॉल है तो भी उसके साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा, नाउन हो या प्रोनाउन हो। बट क्या आता है, सिंगल नाउन हो, एक नाउन हो या प्रोनाउन उसका हो तो क्या आता है, जैसे ही हैज़ अ बॉल, ही हैज़ अ बॉल, उसके साथ भी हैज़। हियर हैज़ किस किस के साथ आता है, ठीक है, हैज़ आता है ही, शी या इट के साथ। बच्चों मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, एग्जाम्पल्स लिख नहीं रही, बिकॉज यू आर गोइंग टू वॉच वीडियोज़ और वीडियोज़ आर वेरी मच सफिशेंट फॉर दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, अब हैज़ किस किस के साथ, हैज़ आता है नाउन, सिंगल नाउन, वन नाउन या प्रोनाउन के साथ, या फिर ही, शी, इट के साथ। अब हैव किसके लिए आता है, हैव आता है ज़्यादा चीज़ों के साथ, ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन के साथ। चीज़ों की बात नहीं है इसमें, ज़्यादा या तो ज़्यादा नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे तो आएगा। जैसे कि अहमद और मेरे पास एक कार है, अहमद एंड आई हैव अ कार। या इसको हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास एक कार है तो वी हैव अ कार, वी हैव अ कार। अहमद और आई, हम दो लोग हैं, एक अहमद है एक मैं हूँ, अहमद एंड आई हैव अ कार। इसी तरह अगर हम इनका प्रोनाउन कर लेंगे, अहमद और आई एक नाउन और एक आई का प्रोनाउन होता है वी, तो अगर मैं ये कह दूँगी कि वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है, तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, हैव लगाना पड़ेगा। हैज़ जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है, या फिर ही, शी, इट के लिए यूज़ होता है, और ही, शी, इट आपको पता है कि ये प्रोनाउन है। और जो हैव है वो ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ ज़्यादा लोगों के लिए या ज़्यादा प्रोनाउंस के लिए यूज़ होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, आई एम मूविंग टूवर्ड्स इज़ और आर। इज़ का मतलब होता है। अहमद एंड आई, एक अहमद है और एक मैं हूँ, हम दो लोग हैं, दो हैं, और उनका प्रोनाउन है वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। क्लियर, आई होप माई किड्स आर क्लियर अबाउट इज एंड आर टू। अब नाउ what is your task? Now enjoy the video, do the worksheet, and your task is to write on my pet. My dear kids, you are not supposed only to write about my pet, but you have to send the pics of pet if you are having anyone. अगर आपके पास आपका कोई डॉग है, कोई पेट पैरट है, कोई पपी है, तो आपने उनकी ग्रुप्स में पिक्चर भी शेयर करनी है। और आपके एंड वी ऑल नीड फीडबैक from your parents about our e-schooling. Okay, and the last one you have to do is, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए क्लियर नहीं हैं तो you can ask to your teacher anytime. Okay, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। सब लोग रमज़ान में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। माय डियर किड्स, व्हाट यू हैव टू डू इन रमज़ान, आप लोगों ने रमज़ान में क्या करना है। आप लोग अगर फास्टिंग नहीं कर रहे तो आप लोगों ने किसी को भी, किसी चिड़िया को, कोई आपका अगर पेट है तो आपने उसका बहुत ख्याल रखना है, आपने उसको बहुत अच्छे से खाना देना है, टाइम पे पानी देना है। ओके, और अपनी मामा की भी बहुत हेल्प करनी है, इफ्तार में उनको तंग भी नहीं करना। नाउ आई एम कमिंग टू द लेसन। आवर टुडेज टॉपिक इज़ was, were, has, have, is, are. What is mean by was? Was is used for single noun or pronoun. Was is used for single noun or pronoun. Was का मतलब होता है था। उर्दू में हम इसको कहते हैं था। जैसे मैं अगर कहूँगी कि था या थी, जैसे आई विल से कल गर्मी थी, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, कल, देखें, कल गर्मी थी। यस्टरडे वॉज, यस्टरडे मतलब कल, थी
was, yesterday was hot, कल गर्मी थी। एक चीज़ की जब बात हुई है तो हमने क्या लगाया, was, और बात हुई है कल की, जो कल गुज़र गया है उसकी बात हुई है तो हमने क्या लगाया है। एक तो आपने ये याद रखना है जो कल गुज़र गया हो उसमें कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके साथ was आता है, और दूसरा आपने ये याद रखना है कि एंड पे था या थी आए। जैसे कि कौवा प्यासा था, इसकी मैं दूसरी एग्जांपल आई विल राइट, कौवा प्यासा था। क्रो, अब क्रो जो है वो एक सिंगल है, क्रो सिंगल, एक परिंदे की हम बात करें। क्रो वॉज, क्योंकि कौवा कल प्यासा था, क्रो वॉज थर्स्टी। क्लियर माय डियर किड्स। जब हमने किसी एक चीज़ की और पास्ट की बात करें तो वॉज आता है, ओके। इसी तरह अब वर कब आता है, वर का अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। टुडे वी विल स्टडी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज़ ह्यूमन बॉडी, एंड द टॉपिक इज़ व्हाट कैन गो रॉन्ग विद द बोन्स। कि हमने पहले मसल्स के बारे में पढ़ा, वो क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। फिर हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में पढ़ा, हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ा। तो जितनी ये बोन्स मज़बूत होती हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्या ये टूट सकती हैं, कैन दे ब्रेक। सो हम आज वही पढ़ेंगे इसके अंदर। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हों तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। एज स्ट्रॉन्ग एज बोन्स आर दे कैन ब्रेक, कि चाहे आपकी बोन्स जितनी मर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, वो टूट सकती हैं। मसल्स कैन बिकम वीक, आपके जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। जॉइंट्स कैन बी डैमेज्ड बाय इंजरी और डिजीज़, और आपके जो जोड़ होते हैं, ठीक है, जैसे आपका घुटना है, आपकी एल्बो है, आपका एंकल है, ठीक है, जिसको हम टखना भी बोलते हैं, ये सारे क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, यानी दो बोन्स यहाँ पे जुड़ी हुई होती हैं। दे कैन बी डैमेज्ड बाय इंजरी और डिजीज़, ये अगर कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है खुदा ना खास्ता, या कोई बीमारी हो जाती है, तो उसकी वजह से डैमेज हो सकती हैं, टूट सकती हैं। बोन्स बिकम वीक एज पीपल ग्रो ओल्डर, या फिर जैसे जैसे लोग बूढ़े होते चले जाते हैं, हम बूढ़े होते चले जाते हैं, तो हमारी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपने पिक्चर में भी देखा है, अक्सर जो ओल्डर पीपल होते हैं उन्होंने स्टिक पकड़ी होती है, ये वो ज़रा झुक के चल रहे होते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो मस्कुलर सिस्टम है, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, ये वीक होता चला जाता है। एक ये रीज़न हो सकती है उसके वीक होने की या ब्रेक होने की, या फिर कोई इंजरी या डिजीज़ की वजह से हो सकता है। द नेक्स्ट इज़ कीपिंग बोन्स स्ट्रॉन्ग, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बोन्स, हमारी जो हड्डियाँ हैं वो मज़बूत रहें, हम हेल्दी रहें, हम अच्छे से अपना काम कर सकें, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उसके दो तरीके हैं, ठीक है। वन इज़ एक्सरसाइज, कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी बोन्स, हमारे जो सिस्टम्स हैं, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहे, लचक रहे, ठीक है। अगर हम इन्हें मूव करेंगे तो ये हेल्दी रहते हैं, ठीक है। सेकेंडली, आप ऐसा फूड लें जिसके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा, कैल्शियम एक मिनरल है, जिस तरह से आयरन होता है, आयरन आपको पता ही होगा कि जैसे मीट में होता है, आयरन की कमी भी हो जाती है बच्चों को स्पेशली, तो इसी तरह से एक और मिनरल है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी जो बोन्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे दांतों के लिए स्पेशली, और हमारी जो बोन्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो तो हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिसके अंदर कैल्शियम हो। अब वो कौन सा फूड है जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, वो आपके पास है मिल्क, ठीक है, दूध है, चीज़ जिसको पनीर भी बोलते हैं, योगर्ट, दही, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादातर जो हैं उनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब जो दूध से मिलकर बनती हैं, सो इनके अंदर जो है वो कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बोन स्ट्रॉन्ग रहें तो हमें दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें ज़्यादा लेने चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ द यूनिट, एंड नेक्स्ट इज़ द एक्सरसाइज। ये आपको मैं पिक्चर भी इसकी सेंड कर दूँगी। MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और
कॉलम है, ठीक है। इसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी और ब्लैंक्स जो है मैं आपको ओरली बता देती हूँ, आप जो है इसको अपनी बुक के ऊपर सॉल्व कर लीजिएगा, या अगर बुक नहीं है तो आप कॉपी पे जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको ओरली बता देती हूँ और बाकी जो है वो मैं आपको पिक्चर जो है वो सेंड कर दूंगी और टिक कर दूंगी। Question number 2 is fill in the blanks. Bone is an example of a. Okay. Question number 2 is fill in the blanks. Bone. First is bone is an example of a tissue. Okay, the answer is tissue. The second is dash muscles contract and relax when pumping blood around the body. Cardiac muscles. The answer is cardiac. Third is a place in a vertebrate's body where two or more bones meet is a joint. This was the third. Fourth is the tissue that joins two bones together is known as ligament. The joint which moves a part of our body in one direction only is known as a hinge joint. The joint that can move a part of our body in a circular direction is known as ball and socket joint. Seventh is the stomach is an example of a smooth muscles. Example of smooth muscles. The muscular system works with the skeletal system to help you move. And the ninth, the last blank is dash muscles make up the internal hollow organs in the body. Smooth muscles make up the internal hollow organs in the body. So this was the exercise, and your homework is to write the answers on your book or on a rough copy. It is better to write on the rough copy the blanks, the MCQs in the column if you are having the copy, and you will upload your work in the group and it will inshallah be checked. So best of luck. Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you all will be fine with the blessings of Allah Almighty. Today we are going to start unit number 2 of science, and our topic is health and safety. The body machine. Your body is like an amazing machine. It does different jobs. हमारी बॉडी जो है वो क्या है, एक अमेजिंग मशीन है. मशीन क्या होती है? जो कोई भी वर्क परफॉर्म करती है. इट डज़ डिफरेंट जॉब्स. ये क्या करती है? बहुत ज़्यादा सारे काम करती है. अ कार इज़ अ मशीन एंड नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर सो दैट इट कैन रन. जिस तरह कार एक मशीन है और उसकी हम देखभाल करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं ताकि वो चल सके. ठीक है. अ कार नीड्स क्लीनिंग. उसको सफाई की ज़रूरत होती है. अ कार नीड्स इंजन ऑयल. कार को अपने इंजन में डालने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है. अ कार टायर नीड्स एयर. कार के हमारे पास टायर में हवा की ज़रूरत होती है, एयर फिल करते हैं उसमें. अ कार आल्सो नीड्स पेट्रोल. और एक कार में पेट्रोल की ज़रूरत होती है. ये तमाम चीज़ें कार को इसलिए दी जाती हैं ताकि वो चल सके. जिस तरह कार एक मशीन है, उसी तरह हमारी बॉडी एक मशीन है और हमें अपनी बॉडी का इसी तरह ख्याल रखना है. योर बॉडी इज़ ऑल्सो ए मशीन दैट नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर. यानी जिस तरह कार एक मशीन है, हमारी बॉडी भी एक मशीन है जिसका हमें ख्याल रखना है. Your muscles need food and exercise to work. They will get strong if you eat healthy food. Do not eat too much junk food. हमारे मसल्स को फूड चाहिए और एक्सरसाइज चाहिए टू वर्क. यानी हमारे मसल्स कब स्ट्रॉन्ग होंगे? जब हम एक्सरसाइज करेंगे और अच्छी डाइट लेंगे. वो तब स्ट्रॉन्ग होंगे जब हम हेल्दी फूड खाएंगे. हम ज़्यादा जंक फूड नहीं खाएं, क्योंकि जंक फूड खाने से हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हमें बीमारियां हो सकती हैं. जबकि अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, जैसे हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, हम मीट ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, हम मिल्क ले रहे हैं, ज़्यादा सारा वाटर ड्रिंक करते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारे मसल्स जो हैं वो हेल्दी होंगे. ठीक है. और अगर हम जंक फूड ज़्यादा लेंगे तो उससे हमें क्या होगा कि हम बीमार हो जाएंगे. हाउ कैन यू लुक आफ्टर योर बॉडी? कि हम अपनी बॉडी का किस तरह ख्याल रख सकते हैं? देयर आर मैनी वेज टू लुक आफ्टर योर बॉडी. कीप योर बॉडी. क्या है, हम अपनी बॉडी का किस तरह ख्याल रख सकते हैं? इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं. अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा रखें. इन द फर्स्ट पिक द बॉय इज़ कॉम्बिंग हिज हेयर. तो अपने बालों को जो है हम ब्रश करें. अपने हाथ जो है वो हम बार बार धोएं. खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद,
और उसके अलावा डेली हम ब्रश करें अपने टीथ को। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो क्लीन रहेगी। हमारी बॉडी क्लीन रहेगी तो हमें जर्म्स नहीं होंगे, और अगर जर्म्स नहीं होंगे तो उससे क्या होगा कि हम सेहतमंद रहेंगे, हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे। Your body needs exercise. This will keep all your body parts working properly. हमारी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी के तमाम जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। जैसे हमारे हैंड्स, हमारे फुट, हमारे ऑर्गन्स हैं, ये क्या होंगे, इनको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि हमारे मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें आउटडोर गेम्स प्ले करनी चाहिए, हमें साइकिलिंग करनी चाहिए, ऐसी गेम्स जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हो। ईट हेल्दी फूड दैट गिव्स यू द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हेल्दी खाना खाना चाहिए, मतलब वेजिटेबल्स, घर का बना हुआ खाना, दूध पीना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा सारी एनर्जी मिले काम करने के लिए और खेलने के लिए। योर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। द फूड यू ईट शुड इंक्लूड एग्स, मीट, मिल्क, राइस और ब्रेड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड की ज़रूरत होती है। हर फूड में से हमें कोई ना कोई टाइप ऑफ एनर्जी मिल रही होती है। हमें क्या क्या खाना चाहिए डेली अपनी डाइट में, हमें एग्स को इंक्लूड करना चाहिए, मीट, हमें गोश्त खाना चाहिए, डेली हमें दूध पीना चाहिए, राइस और ब्रेड खानी चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए और रॉ वेजिटेबल्स हमें डेली यूज़ करनी चाहिए अपनी डाइट में। Drink 6 to 8 glasses of clean water a day. Daily 6 to 8 glasses of clean water हमें लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहेगी। हाइड्रेटेड मीन्स कि हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। Get plenty of fresh air. उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, अपने घर के बाहर या अपने घर में अगर हमारे पास प्लांट्स हैं तो उनके साथ जो है उनके नीचे हमें बैठना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें फ्रेश एयर मिलेगी। उस फ्रेश एयर से क्या होगा कि हम फ्रेश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। मेक श्योर यू गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर जो है 8 से 10 घंटे। प्यारे बच्चों, अब आपका काम करने वाला ये है कि आपने एक वर्कशीट करनी है और एक एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिविटी ये है कि आपको एक वर्कशीट मिलेगी, उसके ऊपर आइसक्रीम बनी हुई होगी और साइड पे बहुत ढेर सारे बॉक्सेस दिए हुए होंगे। आपने उस आइसक्रीम के एडजेक्टिव्स लिखने हैं। आपने उस आइसक्रीम के एडजेक्टिव्स लिखने हैं, उसकी अच्छी या बुरी बातें लिखनी हैं, उसके बारे में लिखना है। गॉट इट माय डियर किड्स? आपने वीडियोस भी बहुत गौर से देखनी है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट वर्कशीट एंड देन यू वुड बी एबल टू डू दैट एक्टिविटी। बेस्ट ऑफ लक माय डियर किड्स। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अब अगर हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ डैश पिक्चर। अ डैश पिक्चर कौन सी पिक्चर है? ओल्ड पिक्चर है। कौन सी पिक्चर है? ओल्ड पिक्चर। तो ये जो ओल्ड है ये उसका क्या है? अब ये पिक्चर नाउन है तो नाउन से पहले भाग के कौन आ जाता है? जो नॉटी बच्चा होता है वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पहले आ गया है। अब उसके बाद स्टोरी। स्टोरी इज़ अ नाउन। नाउन स्टोरी है। तो अब कौन सी स्टोरी है? या तो उसकी अच्छी बात है, लॉन्ग स्टोरी, लंबी कहानी है, कभी पढ़ने में मज़ा आता है, कभी हम लंबी कहानी पढ़ के, लॉन्ग स्टोरी पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो ये इसकी अच्छी या बुरी बात है। उसके बाद कौन सी कार है? कार इज़ अ नाउन। किसी भी चीज़ का नाम इज़, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो अब किसी भी चीज़ का नाम है, दैट इज़ कार। कौन सी कार है? रेड कार। रेड जो है वो उसका एडजेक्टिव है। अब कौन सा ड्रिंक है हमारे पास? कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ड्रिंक। तो ठंडा जो उसकी अच्छी बात है तो वो क्या है? उसका एडजेक्टिव है। येलो टी शर्ट। येलो टी शर्ट, पीली टी शर्ट। टी शर्ट इज़ अ नाउन और येलो इज़ adjective. So I am summing up. I am again telling you that adjective tells more about a noun. हमारा बेटा कवायदो इंशा का पहले हमने सफ़ा 26 किया था, इसमें सिफ्त, और वो हमने पढ़ा था कि इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, और सिफ्त किसी भी इसम की अच्छाई या बुराई को सिफ्त कहते हैं। आइए अब हम इसकी
सरगर्मियाँ करते हैं। पहला सवाल है जी, इसम क्या होता है? किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम इसम कहलाता है। इसम सिफ्त किसे कहते हैं? जो इसम किसी की अच्छाई या बुराई को जाहिर करे उसे इसम सिफ्त कहते हैं। मौसूफ क्या होता है? जिस इसम की अच्छाई या बुराई जाहिर की जाए उसे इसम मौसूफ कहते हैं। सिफ्त और मौसूफ को एक जुमले से वाज़ेह करें। असलम एक नेक बच्चा है। इस जुमले में नेक सिफ्त और असलम मौसूफ है। आगे है जी, मिसाल के मुताबिक जुमलों में से इसम सिफ्त चुन कर लिखें। अली मेहनती लड़का है। उन्होंने कहा है सिर्फ इसम सिफ्त लिखने हैं, मौसूफ नहीं अलग करने, तो मेहनती सिफ्त है जी। सब लोग ईमानदार नहीं होते। इसमें ईमानदार शरीर लड़कों को सज़ा मिली। शरीर का मतलब होता है बेटा शरारती। अच्छे बच्चों से सब प्यार करते हैं। अच्छे, बुरी बात मत करो, बुरी, हमेशा साफ कपड़े पहना करो, साफ। इबारत में से इसम सिर्फ चुनकर लिखें। इबारत कहते हैं जुमले को। बूढ़ा आदमी अपने सुस्त बेटों से कह रहा था, अगर तुम मेहनती नहीं बन सके तो गरीब ही रहोगे, कभी अमीर नहीं बन सकोगे। इसमें इसम सिफ्त है बूढ़ा, सुस्त, मेहनती, गरीब, अमीर। इसका अगला सफ़ा है बेटा, इसके गलत दुरुस्त हैं। हर इसम मौसूफ होता है, गलत। नेक इसम मौसूफ है, गलत, क्योंकि नेक इसम सिफ्त है। मेहनती इसम मौसूफ है, गलत, मेहनती भी इसम मौसूफ है। ठंडा इसम सिफ्त है, दुरुस्त है। गरम इसम सिफ्त नहीं है, गलत, क्योंकि गरम इसम सिफ्त है। सिफ्त को अपने मौसूफ से मिलाएं। ये बेटा कॉलम है, बूढ़ा आदमी, मेहनती आदमी, लायक शागिर्द, प्यारा भाई, लंगड़ा फ़कीर, गरीब माँ, मुफीद पत्ते, बुरे जानवर, बहादुर सिपाही। बेटा हमारी कवायदो इंशा का भी ये इसम सिर्फ जो हमारे सिलेबस ब्रेकडाउन में शामिल था वो हो गया। सफ़ा नंबर 26, 27 और 28। और हमारा दूसरा सबक सारे काम कौन कर जाता था वो भी मुकम्मल हो गया। उसके सारे बुलंद ख़ानी भी हो गई, सवाल जवाब भी हो गए, और अल्फाज जुमले भी हो गए, और सरगर्मियाँ भी हो गई। आगे ये उसकी वर्कशीट है बेटा। सबसे पहला सवाल है, इसम क्या होता है? हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बुढ़िया के सारे काम क्यों कर जाते थे? अल्फाज जुमले हैं जी, मामूल और हैरत। और अलकाब लगाने हैं आपने, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। आपका बेटा घर का काम ये है कि आपने ये वर्कशीट हल कर कर भेजनी है। जो आपके नोट्स हैं आपने उसे मुकम्मल करना है और वर्कशीट आपने हल करके भेजनी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आइए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। पहले ये दूसरा सबक, ये सारे काम कौन कर जाता है कि बुलंद ख़ानी और इसकी सरगर्मियाँ की थी। आइए अब इसके सवाल जवाब और जुमले करते हैं। इसका पहला सवाल है जी, हज़रत उम्र फ़ारूक बुढ़िया के सारे काम क्यों कर जाते थे? जवाब है क्योंकि बुढ़िया अंधी, कमज़ोर और गरीब थी। हज़रत उम्र फ़ारूक बुढ़िया के कौन कौन से काम करते थे? हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बुढ़िया के घर में झाड़ू देते, पानी भरते और ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से लाकर रख देते। तीसरा सवाल है मेरा बेटा, हज़रत उम्र फ़ारूक को किस बात पर हैरत थी?
हैरत का मतलब है हैरानी, ताज्जुब। हज़रत उमर फ़ारूक को इस बात पर हैरत हुई कि आखिर मुझसे भी पहले आकर ये काम कौन कर गया है। हज़रत उमर फ़ारूक ने काम करने वाले शख्स का राज कैसे जाना। हज़रत उमर फ़ारूक दरवाज़े के पीछे छुपकर खड़े हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बुढ़िया के कामों की ज़िम्मेदारी क्यों उठा ली थी? क्योंकि हज़रत अबू बकर सदीक़ उस वक्त के अमीरुल मोमिनीन थे। अमीरुल मोमिनीन मतलब मोमिनीन के सरदार थे, उनके खलीफा थे। उसके बाद है मेरा बेटा, इस वाक़े से आपने जो नतीजा हासिल किया उसे 2 जुमलों में तहरीर कीजिए। पहला है फ़राइज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, मोहताजों की मदद करनी चाहिए। मोहताज वो जो ज़रूरतमंद होते हैं, अपने काम खुद नहीं कर सकते। आगे है मेरा बेटा अल्फाज जुमले। पहला है जी मामूल। मामूल का मतलब है वो काम जो हम रोज़ करें। कुरान मजीद की तिलावत करना मेरा मामूल है। राज, मैंने अपने भाई को एक राज की बात बताई। खलीफा, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे पहले खलीफा थे। ज़िम्मेदारी, हमें अपना हर काम ज़िम्मेदारी से करना चाहिए। हैरत, आपकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be fine with the blessings of Allah Almighty. I am your science teacher, and today we are going to start unit number 1 of science, and our topic is human body. तो आज हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। We have studied in our previous classes that men, women, girls and boys, they all are called human beings. तो हम क्या हैं? We are human beings. And we all have same number of body parts. हम सब में क्या है? Equal number of body parts हैं. For example, we all have 2 hands, 2 feet and 5 fingers in one hand. हम सबके पास क्या है? 2 hands हैं, 2 feet हैं और हम सबके पास एक हाथ में 5 fingers हैं. But we all look different. Even brothers and sisters look different from each other and behave differently. हम सब क्या हैं? बाहर से different नज़र आते हैं, लेकिन हम सबके body parts क्या हैं? वो same है. Human body varies in size and shape. Some have short length, some are taller, some are strong and some human beings are weak. Human body जो है उसका size और shape जो है वो हर human being में different होता है. कुछ की height जो है वो short होती है, कुछ लंबे होते हैं, tall होते हैं, कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा strong और कुछ बहुत weak होते हैं. But the number of body parts is same in all the human beings. लेकिन हम सबके body parts जो हैं वो equal हैं. Our bodies consist of many parts including our bones, muscles and joints and our organs like our heart and our brain. हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलके बनी होती है. कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में? हमारी बोन्स, हमारी हड्डियाँ, हमारे मसल्स, जॉइंट्स और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स. Today we will only discuss our bones. The bones of our body makes up our skeleton. हमारी जो बॉडी की बोन्स हैं वो हमारा skeleton बनाते हैं. Skeleton is the main framework of our body through which we can stand. Skeleton क्या है? हमारा बॉडी का वो ढांचा जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम stand हो सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं. If we do not have a skeleton, we cannot stand. अगर हमारी बॉडी में skeleton ना हो तो हम खड़े नहीं हो सकते. A skeleton helps us to stand upright and give shape to our body. Skeleton क्या करता है? हमें खड़े होने में हेल्प आउट करता है और हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है. Every time we walk, sit on chair or bend, we are using our bones. जब भी हम क्या करते हैं? हम वॉक करते हैं, हम चलते हैं, हम बैठते हैं चेयर पे या हम झुकते हैं, बेंड करते हैं. We are using our bones. तो हम क्या करते हैं? अपनी बोन्स को, अपनी हड्डियों को यूज़ करते हैं. So our bones help us in sitting, walking and bending. तो हमारी बोन्स जो हैं वो हमें किस किस चीज़ में हेल्प आउट कर रही हैं? सिटिंग में, वॉकिंग में और बेंडिंग में. When we become adult, we have 206 bones in our body. जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206.
तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है ह्यूमन बॉडी में कि मैन वुमेन गर्ल्स एंड बॉयज़ दे ऑल आर कॉल्ड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो है उन सब के बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं, लेकिन वो बाहर से जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। कुछ की हाइट ज़्यादा लंबी होती है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग और कुछ वीक होते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया कि हमारी जो बोन्स हैं वो क्या बनाती हैं, हमारा बॉडी का स्केलेटन बनाती हैं। और स्केलेटन हमें किस किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, हमें खड़े होने में, बैठने में और हमें बेंड करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद बेटा हमने स्टडी किया कि वी हैव 206 बोन्स, कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, 206 बोन्स। थैंक यू। Assalamu alaikum, dear students. How are you? My name is Sabah Noreen and I am a science teacher. Today is the turn of your science lecture. So I will give you a lecture on the human body. The unit number 1, that is human body. In this unit we will study about the different parts of the human body. कि जो इंसान है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो कितने हैं, किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है और किस तरह से हमारी पूरी बॉडी जो है वो बनती है। ठीक है, जिस तरह से एक बिल्डिंग है, कोई रूम है, कोई इमारत है, ठीक है, वो एक ईंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ईंट से ईंट जो है वो मिलती जाती है और एक पूरी बिल्डिंग जो है वो बन जाती है। इसी तरह से ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी जानदार है, कोई भी चीज़ जिसके अंदर जान है, जो मूव कर सकती है, उसकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, कि जिस तरह से एक बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरह से जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, एक तरह के सेल्स नहीं होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells. In this unit we will study these types of cells one by one and then the different parts of the human body. ठीक है, so the first unit, the first thing that we will study here in the human body is the cells. ठीक है, कि जो cells होते हैं these are the building blocks of our body. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा गया है, कि जिस तरह से बिल्डिंग के ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनती है, इसी तरह से हमारी जो बॉडी है उसकी बिल्डिंग में, उसकी बनावट में सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक चीज़, ठीक है, कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी जो इकाई है वो एक चीज़ जो मिल के जो है वो हमारी पूरी बॉडी को बना रही है, उसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, गॉट इट, कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, हमारी जो पूरी बॉडी है या लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, so we will study the different parts of the body one by one. So the basic unit, the first unit and the basic unit is cell. Like all living things, the human body is made up of cells. ठीक है, cells are the smallest building units of living things. कि basic जो unit है हमारी body का, किसी भी living thing का, वो क्या है, cell है. We have bone cells, muscle cells, heart cells, blood cells and so on. ठीक है, कि हमारे जो जितने भी parts होंगे उनके अंदर डिफरेंट जो है वो सेल्स होंगे। पूरी बॉडी में एक तरह के सेल्स नहीं होते हैं, हर पार्ट के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं और उनका डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट काम होता है। ठीक है, बोन सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, हार्ट सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए एंड सो ऑन। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। ठीक है, कि जो बोन्स होती हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। हालांकि देखा जाए तो बोन्स दे आर जस्ट लुक लाइक नॉन लिविंग थिंग, कि वो हार्ड है, रिजिड है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो होते हैं सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो है वो डिफरेंट फंक्शन होता है। Here is a picture of different cells in the body. These are the only few cells. और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो बताए गए हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं। ठीक है, यू आर जस्ट लर्न दैम
बाय हार्ट, यू विल जस्ट लर्न देयर नेम्स, ठीक है। उनकी जो डिटेल है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू द, ठीक है, सेल्स जो ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है जी टिश्यूज़, ठीक है। कि सेल्स के बाद जो दूसरी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी को बनाती है वो है जी टिश्यूज़। अभी टिश्यूज़ क्या है? दे आर नॉट टिश्यू पेपर्स, ठीक है। दीज आर द फ्यू सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स आप कह सकते हो। एक गुच्छा होता है सेल्स का जिनको हम क्या कह देते हैं? टिश्यूज़, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़, ठीक है। कि जब सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यूज़ बनते हैं। अ टिश्यू इज़ अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब। कि जब बहुत सारे एक सेल्स, ठीक है, एक तरह के सेल्स जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू, ठीक है। कि जिस तरह से आप अपनी स्किन को ले लो, ठीक है, स्किन का एक अगर आप पार्ट ले लोगे उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, कोई भी छोटा सा पार्ट अगर आप उसको जो है वो हाईलाइट करोगे तो हम उसको क्या कहेंगे? इट्स अ काइंड ऑफ टिश्यू। कि इसमें जो है एक तरह के सेल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये नहीं कह सकते कि हमारी जो स्किन है उसमें हमारे आइज़ के सेल भी होंगे, जिस चीज़ से मिलकर हमारी आइज़ बन रही हैं वही सेल्स, वही यूनिट हमारी स्किन के अंदर होगा। नो, दिस विल नॉट हैपन एंड दिस डजंट हैपन। A tissue is a special group of cells which perform a similar job। कि आपकी जो स्किन है उसका काम क्या है? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो ये सिर्फ स्किन का काम है, ठीक है। या आपकी जो एयर हैं या आपके लिप्स हैं, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटेक्टिंग यू। द नेक्स्ट इज टिश्यूज कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल। कि जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं, उनके डिफरेंट नेम्स हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, ठीक है। और उन टिश्यूज़ के भी नेम हैं, उनका डिफरेंट जो है वो नेम है और डिफरेंट ही उनका फंक्शन है। ये मस्कुलर टिश्यूज़ हो सकते हैं, कनेक्टिव हो सकते हैं। मस्कुलर मतलब जो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कनेक्टिव जो डिफरेंट जो टिश्यूज़ होंगे उनको आपस में जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आर द नर्वस। ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स, ऐसे टिश्यूज़ जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ मैसेजेस जो हैं वो कन्वे करते हैं, उनको उन टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यूज़। और एपिथेलियल कि हमारे जो स्किन के ऊपर होते हैं, हमारे जो स्किन के सेल्स होते हैं या जो वो मिलके क्या बनाते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाते हैं। बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्ट का क्या मतलब होता है? कि किसी चीज़ को आप जोड़ देते हो, दो चीज़ों को जोड़ देना, उनको कनेक्ट कर देना। इसी तरह से जो बोन के सेल्स होते हैं वो भी कनेक्टिव होते हैं, यानी वो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। हेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, यू विल ओनली लर्न द नेम्स। द नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका फंक्शन क्या है। आगे ये इनके यूज़ लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ होते हैं, किस किस बॉडी पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। जो नर्वस टिश्यू है वो नर्व्स में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। एपिथेलियल टिश्यू एपिडर्मिस में, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, हमारी जो स्किन है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑर्गन्स, ठीक है। और जो हमारा जो निज़ाम है उसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा एसोफेगस है, हमारा स्टमक है, हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, इनकी जो लाइनिंग होती है वहाँ ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आर द कनेक्टिव टिश्यू, फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पैडिंग टिश्यू, बोन, टेंडन्स, ठीक है। These are all connective tissues. You will only learn the name of the different tissues. You need not to go into the detail. Cardiac tissue, cardiac muscles, skeletal muscles, and all that. Next is the last is the functions of different tissue types. First is muscular tissue, connective tissue, then nervous, and then epithelial. I have already told you one by one. Here are the functions of these units. The first is the muscular tissue and it brings about movement. Connective tissue which gives shape to organs and holds them in place. Next is nervous that sends signals to and from the brain. And the last is epithelial tissue that covers some parts of the body. ठीक है, जिस तरह से कुछ बॉडी के पार्ट्स को कवर करता है, ठीक है, सारे बॉडी पार्ट्स को कवर नहीं करता। जैसे हमारी आइज़ हैं, दे आर जस्ट ओपन,
ठीक है। अगर इनकी ये भी जो कवर है, जो ऊपर हमारा आईलिड है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये कुछ बॉडी पार्ट्स को जो है वो कवर करता है। सो दिस इज़ today's lecture, and your work is to draw the different types of these tissues and cells, and you will also write the functions, the last topic जो आपको नज़र भी आ रहा है, द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप्स, उनके आपने नेम लिखने हैं टिश्यूज़ के, और आपने उनका फंक्शन लिखना है और याद भी करना है। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, ठीक है, और आई विल मे टेक अ टेस्ट ऑफ दीज टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज़ द टिश्यू एंड द सेल। दे आर पार्ट्स, इनके फंक्शन आपको याद होना चाहिए। सेल्स के क्या है, दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, और टिश्यूज़ क्या है, सेल्स ग्रुप या डिफरेंट सेम काइंड ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यू, ठीक है। इनके नेम्स और इनके डेफिनेशंस आपको पता हो, और इन जो टिश्यूज़ के नीचे आपको फंक्शंस बताए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे बच्चों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हफ्सा याकूब और मैं आपको उर्दू पढ़ाऊँगी। सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूँगी, आप क्लास सोम से चहारों में आए, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे उर्दू के निसाब में चौथी क्लास में 2 किताबें शामिल हैं। एक कारवाने उर्दू, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसके राइटर हैं प्रोफेसर अली अकबर, और दूसरी किताब हमारी शामिल है उर्दू कवायदो इंशा। जो हमारी ग्रामर है वो हम उर्दू कवायदो इंशा से पढ़ते हैं, और जो हमारी असबाक हैं वो हम कारवाने उर्दू से पढ़ते हैं। चलें हम अपनी कारवाने उर्दू को शुरू करते हैं। पहले इसकी फहरिस्त देखते हैं। इसमें कुल मज़ामीन हैं जी 28, और इंशाल्लाह इन सब को हम अपने तदरीसी अमल में शामिल करेंगे। पहला नज़म जो इसमें शामिल है वो है हम्द। उसका उन्वान है शुक्र तेरा खुदाया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नज़म है, ये जो हम्द है, इसे हफीज़ सदीकी ने लिखा है, और हम्द उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जाए। इसका हम पहला शेर पढ़ते हैं। ये दुनिया में जो कुछ नज़र आ रहा है, खुदाया ये तेरा बनाया हुआ है। ज़मीनों आसमां भी हैं तूने बनाए, हमारे लिए सो तरह से सजाए। पहले शेर में शायर कह रहा है, अल्लाह पाक, ये दुनिया में जो कुछ भी नज़र आ रहा है, ये सब कुछ तूने बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि ये सारी दुनिया अल्लाह पाक ने बनाई है। वो हर चीज़ का खालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है। ज़मीन आसमान भी है अल्लाह पाक ने बनाए, और अल्लाह पाक ने इसे हमारे लिए सजाया है। सजाया है मतलब तैयार किया है। ज़मीन है, उसके ऊपर दरिया है, दरख्त हैं, खूबसूरत जगह हैं। आसमान है तो देखें उसके ऊपर चाँद है, सितारे हैं, सूरज है। उसके ऊपर ज़मीन और आसमान के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह पाक ने रखी और उन्हें हमारे लिए तैयार किया और हमारे लिए सजाया। पहाड़ और दरिया भी तूने बनाए, दरख्त और पौधे भी तूने उगाए। जैसे कि पहले बात हो चुकी है, पहाड़ दरिया सब कुछ अल्लाह पाक ने बनाया। दरख्त देखें वो कितने खूबसूरत, कायनात में कितने खूबसूरत पौधे होते हैं, सब कुछ अल्लाह पाक ने बनाया। दरख्तों पे फल फूल तूने लगाए, जो सारे हमारे बड़े काम आए। अब मुख्तलिफ़ किस्म के फूल होते हैं जो है वो इतने खूबसूरत लगते हैं। वो होते हैं
फिर दरख्तों पर फल होते हैं, उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम खाते हैं। अल्लाह पाक ने वो हमारे लिए ही बनाए। जो सूरज से तूने हमें रोशनी दी और रातों को तूने हमें चांदनी दी। दिन को अल्लाह पाक ने सूरज दिया, सूरज की रोशनी दी, और रात को अल्लाह पाक ने चांद दिया और उसकी चांदनी दी। उसकी भी हल्की हल्की रोशनी होती है और वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। दिया है जो तूने हमें साफ पानी, तो ये भी है तेरी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह पाक ने हमें जहाँ इतनी नेमतें दी हैं, हमें दरख्त दिए, हमें ज़मीन आसमान दिए, दिन को हमें रोशनी के लिए सूरज दिया, वहाँ पर अल्लाह पाक की एक बहुत ही प्यारी नेमत है कि अल्लाह पाक ने हमें इस्तेमाल करने के लिए साफ़ पानी दिया। हमारे लिए तूने सब कुछ बनाया, तो करते हैं हम शुक्र तेरा खुदाया। अल्लाह पाक, तूने ही ये हमें सब कुछ दिया है और इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये इस हमद की हमने आज बुलंद ख़्वानी की है। आपने इसकी बुलंद ख़्वानी करनी है और 3 मरतबा इसकी बुलंद ख़्वानी करनी है। जिस तरह से हम क्लास में एक बार रीडिंग करते हैं और उसके बाद उसकी बुलंद ख़्वानी करते हैं, आप सब बच्चों ने इसकी अच्छे तरीके से बुलंद ख़्वानी करनी है। ये आपका आज का काम है। और जिस तरह से बच्चों आप देख रहे हो हर तरफ कोरोना वायरस फैला हुआ है, आपने जो एहतियाती तदाबीर आपके बड़े आपको कह रहे हैं आपने करनी है और अपने घर में ही रहना है। अपने बड़ों को तंग नहीं करना और आपने अपनी पढ़ाई करनी है और अल्लाह पाक से मदद मांगनी है कि अल्लाह करे ये जो वबा है जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि हम दोबारा अपने स्कूल जाएं और वहाँ कमरा जमात में बैठकर हम अपना तदरीसी अमल शुरू कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी। अल्लाह हाफिज़। Assalamualaikum and very good morning, my dear students. I am Maryam Indleeb, your English teacher. First of all, I congratulate you on the beginning of new academic session. Let's start this year with new energies and strength. So we are going to start our first lesson, that is realistic story, A Rushing River. First, let us understand what is the meaning of realistic story. Realistic story means story relating to real life. So this story is about a river, means a river full of water flowing rapidly. Let us have a brief summary of the story. The story starts as the mom was nubbing his son Bilal not to go down the river as river was full of water. It had rained all the night, so it was quite dangerous to go down. But Bilal wanted to go down at any cost. His father was not allowing him to go because if he went down, river would catch him. Bilal was disappointed and he went out in great anger. From the gallery of his house, he could hear the sound of the water flowing. Suddenly, Bilal hit upon an idea. He could see the river flowing from the top of the mango tree in Mr. Singh's garden. It was easy to climb the tree, so he sat on the top of the branch where he could easily see the river flowing down. The water of the river was brown, flowing quickly. A lot of branches were being carried by flowing water. He could not remember anything unless he heard his name called by his mom and dad. He saw his mom and dad were calling him. He came down the river as fast as he could. He moved quickly to his mom and dad. He hugged his mom and dad and felt sorry for his wrongdoings. So this is the story. What we have learned from the story, my dear kids? Yes, the story tells us never disobey your parents. Now, the story is finished. Let's understand the difficult word and note down their meanings.
Underline the first word, that is strictest. Strictest, to speak rigidly. Number 2, bursting. Bursting, to break out. Number 3, banks. Edge of the river. Number 4, grab. Grab, to hold something. Number 5, veranda. Veranda, a gallery or balcony of the house. Number 6, perched, sit upon something. Number 7, enormous. Enormous, very large. Number 8, gazed, to look keenly. Gazed, to look keenly. Number 9, scrambled, tearing something. Tearing or cutting something. Number 10, grazing, scratching something. Number 11, sobbing, crying. Sobbing, crying. Number 13, wail, to weep. To weep. These are the words. You have to underline the words. You have to learn their meanings and make their sentences. Thanks. Have a nice day.